Hello everyone, very good morning to all of you. मैं विश्वजीत रंजन तुम सबों का विशु सर अपने ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। हम लोगों का आज का जो ये वीडियो सेशन है, इस वीडियो सेशन में जो टॉपिक हम तुम लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, इसका नाम है एक्सपेंशन डिवाइसेस। माय डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है एक्सपेंशन डिवाइसेस, इसे पहले समझिए। अगर किसी एक वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की हम बात करें तो उसका ब्लॉक डायग्राम जैसा कि आप लोग जानते होंगे, यहाँ पर इवेपोरेटर होता है। इवेपोरेटर से जो वेपर रेफ्रिजरेंट जाता है, इसे हम लोग कंप्रेसर में भेजते हैं। कंप्रेस्ड वेपर रेफ्रिजरेंट को हम लोग कंडेंसर में भेजते हैं, और कंडेंस्ड वेपर रेफ्रिजरेंट जब कंडेंसर में जाता है तो लिक्विड हो जाता है। कंडेंस्ड लिक्विड रेफ्रिजरेंट को हम लोग टैंक में स्टोर करते हैं, और यहीं पर लगा होता है एक्सपेंशन डिवाइसेस। तो ये जो एक्सपेंशन डिवाइसेस का काम क्या, देखिए, लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो कंडेंस हुआ है कंडेंसर से, ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पर रहता है। अगर ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर में जाएगा तो क्या ये बॉडी से हीट निकालेगा? नहीं, उल्टे बॉडी को हीट दे देगा। तो हम चाहते हैं कि हमारे इवेपोरेटर में हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट ना जाए, लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट जाए, ये हम चाहते हैं। तो इसके लिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है जिसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जिसके प्रेशर को हम कंडेंसिंग प्रेशर कहते हैं, इसको हम लोग एक्सपेंशन डिवाइस से गुजारते हैं ताकि मेरा जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है उसमें एक्सपांसन हो, उसका प्रेशर ड्रॉप करे, और प्रेशर घट के कितना हो जाए, इवेपोरेटर प्रेशर। क्लियर है? तो एक्सपेंशन डिवाइस का काम क्या है? एक्सपेंशन डिवाइस का काम है जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट कंडेंसर प्रेशर पर है, उसके प्रेशर को ड्रॉप करा के इवेपोरेटर प्रेशर के बराबर बनाना। एक्सपेंशन डिवाइस कहाँ लगाएंगे? इवेपोरेटर और कंडेंसर के बीच में। तीसरी बात देखिए, लिक्विड रेफ्रिजरेंट यहाँ कितना इंटर कर रहा, मतलब अमाउंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। अगर यहाँ पर कम हीट है, मान लो कम बॉडी रखा हुआ है, तो वो कम हीट उसे एब्स्ट्रैक्ट कराना है, तो यहाँ पर हम कम अमाउंट ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट भेजेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर ज़्यादा हीट अवेलेबल है, हमें ज़्यादा हीट एब्स्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पर हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट भेजना पड़ेगा। तो अमाउंट ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट एंटरिंग इनटू द इवेपोरेटर, इसको भी कंट्रोल कौन करता है? ये एक्सपेंशन डिवाइस करता है। कैसे करता है, इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक्सपेंशन डिवाइस किसे कहते हैं? एक्सपेंशन डिवाइस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर वीसीआर सिस्टम। ये हमारे वीसीआर सिस्टम का बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इट इज लोकेटेड बिटवीन कंडेंसर एंड इवेपोरेटर ऑफ आवर सिस्टम। ये हमारे कंडेंसर और इवेपोरेटर के बीच में लोकेटेड है। द एक्सपेंशन डिवाइस यूज्ड इन आवर रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम हैज टू फंक्शन। ये जो एक्सपेंशन डिवाइस है जो हमारे रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम में यूज हो रहा है, इसका दो फंक्शन है। रिड्यूस द प्रेशर ऑफ रेफ्रिजरेंट फ्रॉम कंडेंसर प्रेशर टू इवेपोरेटर प्रेशर। जो हमारा रेफ्रिजरेंट है उसके प्रेशर को रिड्यूस करना, कहाँ से? कंडेंसर प्रेशर से इवेपोरेटर प्रेशर तक, बाय ए प्रोसेस ऑफ थ्रोटलिंग। याद रखिएगा, एक्सपेंशन डिवाइस कैसे प्रेशर को कम करता है? बाय ए प्रोसेस ऑफ थ्रोटलिंग। थ्रोटलिंग प्रोसेस क्या होता है, काफ़ी अच्छा से हम आप लोगों को पढ़ाए हैं। दूसरा क्या फंक्शन है? कंट्रोलिंग द मास फ्लो रेट या वॉल्यूम फ्लो रेट, मतलब अमाउंट को कंट्रोल करता है ऑफ रेफ्रिजरेंट गोइंग इनटू द इवेपोरेटर। जो इवेपोरेटर में इंटर कर रहा है ना रेफ्रिजरेंट, उसके अमाउंट को कंट्रोल करने का काम भी कौन करता है? एक्सपेंशन डिवाइस। जितना ज़रूरत है ना उतना ही रेफ्रिजरेंट भेजता है। अगर हीट कम है तो ज़्यादा रेफ्रिजरेंट काहे के लिए भेजोगे? दिक्कत होगा। क्या दिक्कत होगा आगे बताएंगे।
और अगर हीट बहुत ज़्यादा और कम रेफ्रिजरेंट भेजोगे तो भी दिक्कत होगा। क्या दिक्कत होगा आगे बताएंगे, बस दिक्कत होगा ये जानो। टाइप्स 3 तरह के होते हैं, कैपिलरी ट्यूब, थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व, ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व। देखो कैपिलरी ट्यूब केवल ये फंक्शन करता है, लेकिन थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व और ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व ये दोनों फंक्शन करता है। अब कैपिलरी ट्यूब क्या होता है, देखो ये तुम्हारा कंप्रेसर है, ये तुम्हारा कंडेंसर कॉइल है। कंप्रेसर से जो रेफ्रिजरेंट निकलेगा, कंडेंसर कॉइल में क्या होगा बताओ, कंप्रेसर से वेपर रेफ्रिजरेंट निकलता है, कंडेंसर कॉइल में जाता है तो वेपर रेफ्रिजरेंट कंडेंस होकर लिक्विड बनता है। अब ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट बड़ा ही पतला नैरो डायमीटर का ट्यूब और एक रिस्ट्रिक्टेड पैसेज से पास करता है, इसी नैरो डायमीटर ट्यूब को बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। तो जब मेरा लिक्विड रेफ्रिजरेंट बहुत नैरो डायमीटर ट्यूब और रिस्ट्रिक्टेड पैसेज से पास करेगा तो क्या होगा, थ्रोटलिंग होगा। क्या होगा, थ्रोटलिंग होगा। थ्रोटलिंग प्रोसेस में पढ़े थे ना, ये कोई भी चीज जब रिस्ट्रिक्टेड पैसेज से पास करता है तो थ्रोटलिंग होता है, प्रेशर ड्रॉप करेगा और मेरा यहाँ जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट जाएगा इसका प्रेशर रिड्यूस कर जाएगा। पढ़िए, द कैपिलरी ट्यूब यूज्ड इन रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम आर मेड अप ऑफ कॉपर, कॉपर का बना होता है, विथ डायमीटर 0.5 mm टू 2.25 mm, जिसका डायमीटर 0.5 mm से 2.25 mm तक हो सकता है। एंड लेंथ वेरीज फ्रॉम 0.5 mm टू 5 मीटर, और लेंथ जो है 0.5 मीटर से 5 मीटर तक हो सकता है। ड्यू टू फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय नैरो डायमीटर ट्यूब, प्रेशर ड्रॉप टेक्स प्लेस। ये नैरो डायमीटर ट्यूब और रिस्ट्रिक्टेड पैसेज की वजह से प्रेशर ड्रॉप होता है। अब देखो ये जो फ्रिक्शन रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, ट्यूब जितना पतला होगा उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, और लेंथ ऑफ ट्यूब जितना ज्यादा होगा उतना ही दूर रिस्ट्रिक्टेड पैसेज में रेफ्रिजरेंट को फ्लो करना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा लेंथ होगा और जितना पतला ट्यूब होगा उतना ज्यादा प्रेशर ड्रॉप होगा। The frictional resistance offered is directly proportional to length of the tube and inversely proportional to diameter of the tube. Diameter of the tube कम, frictional resistance ज़्यादा, length of the tube ज़्यादा दूर तक frictional resistance लगेगा। Therefore longer in length, smaller in diameter, greater will be pressure drop. छोटा सा टॉपिक था, टॉपिक हम छोटे छोटे ही बना रहे ताकि आपको वीडियो डाउनलोड करने में तकलीफ ना हो और पढ़ने में भी मजा आए। नहीं तो क्या है, पूरा एक्सपेंशन डिवाइस हम एक वीडियो में ख़त्म कर दें, पूरा कंडेंसर हम एक वीडियो में ख़त्म कर दें, पूरा इवापोरेटर हम एक वीडियो में ख़त्म कर दें, मामला ख़त्म हो जाएगा। और उससे भी जल्दी करें तो एक पीपीटी बना लेते हैं, उसी पर पढ़ा देते हैं, कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा, एग्ज़ाम में सब भूल जाइएगा। लेकिन इस हिसाब से अगर पढ़िएगा जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो दिमाग में एक चीज़ घुसेगा, आपको एग्ज़ाम में दोबारा किसी चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं है, बस पन्ना पलटिएगा, सब रिकॉल हो जाएगा। इतना बड़ा सिलेबस है ना, रट नहीं सकते हो, समझना पड़ेगा, और समझने के लिए मेरे अप्रोच से पढ़ाई करना पड़ेगा, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए बस चीज़ को पकड़िए, समझिए, कंसेप्ट को समझिए। चलिए स्टूडेंट्स, जय मैकेनिकल। अगले वीडियो लेक्चर में इन दोनों टॉपिक को कवर करेंगे। एक्सपेंसर डिवाइस खत्म हो जाएगा, 2 वीडियो इवापोरेटर में, 2 चिलर्स में, टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 4 वीडियो देंगे एयर कंडीशनिंग में, इंक्लूडिंग ह्यूमन कंफर्ट को मिला के। छोटा सा टॉपिक है, देखिए सिलेबस में 4 घंटा ही दिया है। अब उसमें मत देखिएगा कि क्या क्या कंटेंट है, सब 2-2 लाइन का डिफिनेशन है, घबराना नहीं है। ह्यूमन कंफर्ट और एयर कंडीशनिंग मिला के 4 से 5 वीडियो आएगा, और डक्ट में 2 वीडियो आएगा, मतलब 5, 2, 7 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा आपका सिलेबस। दोपहर तक ख़त्म हो जाएगा, दोपहर तक RAC ख़त्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हाँ उसके बाद खुदरा खुदरी है, जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है रेफ्रिजरेंट में, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ये सब तुम लोग जानते भी होगे। नहीं जानते हो तो खुदरा खुदरी के लिए वो वीडियो हम बना देंगे जिसमें ये सब चीज़ हम बता देंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट किसे कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं, ओजोन लेयर डिप्लीशन किसे कहते हैं। ये सब EPC में पढ़े भी होंगे, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कंट्रोल में, फिर भी हम बता देंगे जो भी खुदरा खुदरी इसमें रहेगा। लेकिन मोटा मोटी सिलेबस आज दोपहर में हम समाप्त कर देंगे, किसी भी तरह की घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुम ही लोग घबरा गया, 26 को नोटिस आ गया सामने, एग्जाम हो गया सर, 5 चैप्टर RAC में, 5 चैप्टर प्रोडक्शन में कैसे होगा। यहाँ विश्वजीत सर हैं, 3 दिन में समेट दिए, और इतना आराम से हम पढ़ाए हैं
कि हमको मालूम है कि जो भी बच्चा रेगुलर स्टडी कर रहा होगा और मेरे वीडियो को देखा होगा, रेगुलर स्टडी इसलिए करें क्योंकि कंसेप्ट तो डे 1 से बैठता है। तुम चाहोगे कि एक दिन में आके वीडियो देख लें और कंसेप्ट बैठ जाए तो मुश्किल है, क्योंकि हम लोग कोई ग्रेजुएशन की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, टेक्निकल पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसमें कंसेप्ट चाहिए और कंसेप्ट एक दिन में नहीं बनता है। लेकिन जिनका नहीं बना उनको घबराना भी नहीं है, मेहनत कीजिए। देखते हैं अभी भी हम लोग कितना मेहनत करते हैं। ये बोलने वाली बात नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं किस लिए करते हैं, आप लोगों के लिए करते हैं। क्या मेरा कोई इसमें पर्सनल बेनिफिट है? आपके 1500, 2000, 2500 के फीस से मेरा या रोशन सर का क्या हो जाएगा? तुम लोग को कुछ बच्चा है जिसको लगता है कि हम पैसा दिए हैं सर को, बहुत एहसान हो गया है। तो हम लोग 12 साल से पढ़ा रहे हैं, और ऐसा नहीं 300, 400 का एक बैच हम लोग का चलता है पटना में। तो मल्टीप्लाई कर लेना, और 3 बैच 4 बैच हम लोग हर बार पढ़ाते हैं। तुम्हारे 2500, 3000 से हम लोग का कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग सिर्फ पढ़ाते हैं तुम लोगों को नॉलेज देने के लिए कि तुम लोग कहीं जाओ, पास आउट हो, कहीं जाओ, अच्छे जगह जाओ, अपने माता पिता का, हम लोगों का नाम रोशन कर सको। ठीक है? तो खूब मन लगा के पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो। बहुत समय बचा हुआ है, अभी कुछ नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा समय बचा हुआ है। आराम से भी पढ़ोगे तो सब चीज़ अच्छा होगा। और याद रखना, एग्ज़ाम में किस्मत बहुत मायने रखता है, और किस्मत उन्हीं का साथ देता है जिनके साथ अपने माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद होता है। इसलिए कभी भी अपने माता पिता और गुरुजनों को ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए कि उनको तकलीफ हो। ठीक है? तो चलिए, हैव अ वेरी गुड डे।